बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंफ्यूजन चल रहा है इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स रेट 5%, 15% या एग्जेम्प्ट आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के हवाले से। तो काफ़ी लोग मुझसे इस पे सवाल जवाब हो चुके हैं, डिस्कशन हो चुकी है, बहस हो चुकी है। तो आई थॉट के फॉर द सेक ऑफ जनरल पब्लिक मैं एक इसके ऊपर कोई वीडियो बना के तो अपलोड कर दूं और ये प्रेजेंटेशन भी अपलोड कर दूं ताकि लोगों का फ़ायदा हो और उसके मुताबिक वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि सेल्स लॉ इस्लामाबाद में है क्या, सर्विसेज के हवाले से। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001 का एप्लीकेबल है, जिसके के मुताबिक इस वक्त एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो ज़ीरो रेटेड है। जबकि लोकल सर्विसेज के लिए दो टेबल्स हैं। एक टेबल वन है जिसमें 16% नॉर्मल रेट है मुख्तलिफ सर्विसेज के ऊपर, और एक टेबल टू है जिसमें मुख्तलिफ सर्विसेज के ऊपर रिड्यूस रेट फराहम किया गया है। तो ये इस्लामाबाद में इस वक्त करंट लॉ है। इससे पहले मतलब मुख्तलिफ लॉ इसमें चेंज होते रहे हैं। पहले नोटिफिकेशन था रिड्यूस रेट का, फिर अब ये टेबल आ गया है। तो हाँ, और अभी हम बात इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाते, हम करंट जो इशू इन हैंड है उस पर डिस्कस करते हैं। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के ऊपर क्या रेट था। तो टेबल वन जो है जिसमें नॉर्मल रेट यानी 16% वाला रेट हुआ करता था, उसमें था कि आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के नाम से कोई सर्विस मेंशन ही नहीं थी। ठीक है, दे बहुत सारी और कैटेगरीज थी जिनके ऊपर 16% का रेट एप्लीकेबल होता था, और ये ओवरलैपिंग थी आईटी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के साथ। मसलन सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट, अब ये टेबल वन में एंट्री मौजूद है जिसके ऊपर 16% रेट है, और आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की एक डेफिनेशन है, उसमें भी ये लोग आ जाते हैं। वो अभी डेफिनेशन अगली स्लाइड पर हम देखते हैं वो क्या है। फिर इसी तरह टेक्निकल साइंटिफिक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स हैं जिनके लिए टेबल वन में 16% रेट है, लेकिन ये लोग आईटी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में भी फॉल कर सकते हैं। और इवन अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स जैसे हम लोग हैं, हमारी सर्विसेज के ऊपर जनरल रेट 16% एंड वी कैन फॉल इनटू यू नो 5% रेट इफ वी आर प्रोवाइडिंग आईटी इनेबल्ड अकाउंटिंग सर्विसेज। तो आईटी, अब ये इसको जरा डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन कहती थी Table 2 had a specified category for IT enabled services with 5% rate and following definition. IT services include software development, software maintenance, system integration, web design, web development, web hosting and network design. अब यहाँ पर वो पहली वाली जो कैटेगरी थी ना, सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स, ये बेसिकली यहाँ पर कवर हो जाते थे। और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की कैटेगरी थी इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, अकाउंटिंग सर्विसेज, एचआर सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सर्विसेज, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, लोकली प्रोड्यूस प्रोग्राम एंड इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेसिंग। अब जैसे इसमें अकाउंटिंग सर्विसेज है, मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोग अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं। तो अगर मैं अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं तो 16% सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा हूँ एज पर नॉर्मल रेट। और अगर मैं आईटी इनेबल्ड अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है, तो फिर मेरा रेट जो है वो 16% की बजाय 5%। तो इसका मतलब है मेरे ऊपर दो रेट्स एप्लीकेबल है, और ये जो रिड्यूस रेट है टेबल टू वाला, मैं उसको यूज कर लेता हूँ वन में माई सर्विसेज आर आईटी इनेबल्ड अकाउंटिंग सर्विसेज। ये अभी तक का सिस्टम चला आ रहा था। व्हाट चेंज चेंज क्या हुआ? एक तो जनरल रेट चेंज कर दिया इन्होंने, 16% से 15% हो गया, विच इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली टैक्स रेट कम हो गया। फिर ये किया कि द कैटेगरी इंक्लूडिंग डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैज बीन डिलीटेड। अब वो जो रो थी जिसमें लिखा हुआ था आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, और उसकी ये जो ऊपर डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई है वो भी डिलीट कर दी गई, और उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको यहां पर आके मैं रिपीट करता हूं कि जो सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स थे, ये टेबल वन में भी शामिल थे। और जो आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की डेफिनेशन है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस डेफिनेशन इसमें भी शामिल हो जाते थे। और इसका चूंकि रिड्यूस रेट था तो इसके ऊपर ये रिड्यूस रेट का बेनिफिट ले लेता था। और अब चेंज ये कर दिया कि आईटी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को इंटायरली निकाल दिया,
और उसकी जगह पर सिर्फ लिखा रह गया सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स। यानी इससे ये नजर आ रहा है कि सिर्फ एक खास कैटेगरी ऑफ कंसल्टेंट्स के लिए अब वो रिड्यूस रेट रह गया 5% का, और बाकी कैटेगरीज के लिए अब वो 5% का रिड्यूस रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, और वो 15% का रेट इस्तेमाल करेंगे। एग्जेम्पशन। अच्छा, कुछ कंसल्टेंट्स का है कि भाई एग्जेम्प्ट हो गया है क्योंकि आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पर आइडेंटिफाइड थी। तो अब चूंकि वो कैटेगरी ही सिरे से खत्म हो गई है, तो उस कैटेगरी के खत्म होने के बाद आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर कोई सेल्स टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं रहा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। ये बेसिक आर्गुमेंट है जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये एग्जेम्पशन का है। और ऑब्वियसली आर्ग्यूबल केस होते हैं, इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश तो हर जगह पर रहती है। मेरी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। हाउएवर जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, और ये मतलब मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स इसमें इख्तलाफ है। कुछ बड़े कंसल्टेंट्स जो हैं वो इसके हक में हैं कि एग्जेम्पशन चाहिए, कुछ बड़े कंसल्टेंट्स जो हैं वो इसके हक में है कि एग्जेम्पशन नहीं बल्कि ये 5% और 15% वाली बात है। आर्गुमेंट 5% के लिए क्या है? अच्छा, ये रिप्लेसमेंट है, ठीक है। यानी एक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी लोगों की एक खास डेफिनेशन दी हुई थी आईटी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की, और लोग दो दो कैटेगरीज में फॉल कर रहे थे। मैं अकाउंटिंग सर्विसेज एक जगह पर भी फॉल कर रहा था, दूसरी जगह पर भी फॉल कर रहा था, तो मैं रिड्यूस रेट का बेनिफिट ले लेता था। इसी तरह सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स हैं, वो भी दो जगह पर फॉल कर रहे थे। वो अब भी दो जगह पर फॉल कर रहे हैं, एक जगह 16% है और एक जगह 5% है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई वो बेनिफिट जो पहले एक लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज को मिला हुआ था कि अगर आप लोग आईटी इस्तेमाल करते हैं तो 16% रेट है, अगर आप लोग आईटी का इस्तेमाल नहीं करते तो 16% रेट है। मसलन अकाउंटिंग सर्विसेज बगैर आईटी के इस्तेमाल के हैं तो 16% रेट है, और अगर विद द यूज ऑफ आईटी है, आईटी इनेबल्ड अकाउंटिंग सर्विसेज है, तो फिर उसके लिए 5% रेट है। तो अब वो चूंकि चेंज हो गया है, तो चेंज होने की वजह से उस बेनिफिट को जो है वो लिमिट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। और आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की जो डेफिनेशन थी वो भी लॉ से खत्म कर दी गई है। तो अब इस नाम की कोई कैटेगरी लॉ में कहीं मौजूद नहीं है। तो अब मैं ये देखूंगा कि भाई मेरी जो सर्विसेज हैं क्या वो किसी कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, तो मुझे तो नजर आता है कि मेरी अकाउंटिंग सर्विसेज जो है वो एक रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हैं। तो अगर वो रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है तो वो बेशक आईटी इनेबल्ड भी हो, तो मुझे उसके ऊपर सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जो नजर आ रहा है वो ये है कि जो सॉफ्टवेयर और आईटी बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए तो रिड्यूस रेट का बेनिफिट अवेलेबल है। इसके अलावा जो अकाउंटेंट्स वगैरह टाइप के आईटी इनेबल्ड सर्विसेज मौजूद थे उनसे ये रिड्यूस रेट का बेनिफिट वापस ले लिया गया। व्हाट इज द हार्म इन गोइंग फॉर फेवरेबल एग्जाम्प्ट इंटरप्रिटेशन? मतलब फेवरेबल एग्जाम्प्ट इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इंटरप्रिटेशन है और कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड कर देगी कौन सी इंटरप्रिटेशन ठीक है कौन सी गलत है। तो इट्स अप टू यू बेसिकली। रिस्क सीकिंग या रिस्क अवर्ट की बात होती है। देखिए हर हमेशा इंटरप्रिटेशंस जो है वो ये नहीं है कि कोई गलत है या कोई सही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर देती ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन कि भाई कौन ठीक कह रहा है या कौन गलत कह रहा है। दोनों साइड्स के अपने आर्गुमेंट्स होते हैं। However, इसमें जो मैंने देखा है वो ये कि we understand that FBR doesn't support the exempt interpretation. Hence, litigation is highly likely leading to hefty litigation costs because this interpretation is likely to go up till Supreme Court. तो ये exempt की जो interpretation है ये FBR की नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो मीटिंग्स हुई मुख्तलिफ हवालों से FBR के टॉप लेवल के ऊपर और फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी टॉप लेवल के ऊपर, और मुझे ये तो कुछ इल्म है कि जो 15% से रिड्यूस होकर रेट 5% आया है, एक्चुअली एफबीआई पीसेब ने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, या जब आया इनिशियली तो 15% से और ये 15% पे चला गया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको वापस ले आए। तो काफी मिन्नतों के बाद एफबीआर इस बात पे राजी हुआ कि चले हम 5% रेट कर देते हैं, बट दे डिड इट फॉर अ सर्टेन सेक्टर। तो एफबीआर की जो इंटरप्रिटेशन है एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न वो यही है कि ये 15% 5% वाली बात है। इसमें किसी को एग्जेम्पशन फराहम नहीं की गई। उन्होंने उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी लॉ की
गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं थी इसमें किसी को एग्जेम्पशन फराहम करने की, और अगर कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन है तो इन देयर ओपिनियन दैट इज इनकरेक्ट। हाउएवर कोर्ट ऑफ लॉ में एफबीआर का इंटरप्रिटेशन तो प्रिवेल नहीं करता, किसी का भी इंटरप्रिटेशन प्रिवेल कर सकता है। तो ये, लेकिन लिटिगेशन आपको एज एन बिजनेस आपने देखना है कि भाई लिटिगेशन है तो डू यू वांट टू गो फॉर लिटिगेशन और नॉट। अच्छा, उसमें एक डिसीजन मेकिंग के लिए एक आपके लिए एक पहलू ये है कि जब आप सेल्स टैक्स की बात करते हैं, सेल्स टैक्स आपकी इनकम पर नहीं है। सेल्स टैक्स आपने लोगों से कलेक्ट करना है, चार्ज करना है, चार्ज करके कलेक्ट करके आपने गवर्नमेंट को जमा करवा देना है। और अगर और पहले आप 5% लोगों को चार्ज करते आ रहे हैं, लोगों से कलेक्ट करते आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, 5% अब भी कलेक्ट करते रहे। जिन लोगों के ऊपर 5% एप्लीकेबल हुआ है, जो दूसरे लोग हैं उन्हें 15% पे जाना पड़ेगा, और वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। और अगर आज आप एग्जेम्प्ट की इंटरप्रिटेशन पर जाते हैं, विच मे अल्टीमेटली और मे नॉट अल्टीमेटली प्रिवेल, तो अगर वो अल्टीमेटली प्रिवेल नहीं करती एग्जेम्प्ट इंटरप्रिटेशन, तो इसका मतलब है जब केस डिसाइड होगा तो फिर वो किसकी जेब से पैसे जाएंगे? वो आपकी जेब से जाएंगे, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सेल्स टैक्स चार्ज करना आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपने पे नहीं किया तो आप अब कस्टमर से जाके कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। कस्टमर तो, आपने जो सर्विस दी, आपने जो इनवॉइस दी, उसके मुताबिक उसने कर दिया। आपको अपनी जेब से फ्यूचर में अगर 15% सेल्स टैक्स पे करना पड़ जाए तो ये काफी डिफिकल्ट होगा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इस इंटरप्रिटेशन को फॉलो करने की एक हेफ्टी लिटिगेशन कॉस्ट है, और इस इंटरप्रिटेशन के करेक्ट ना होने की सूरत में बहुत ज्यादा कॉस्ट है, लोग आउट ऑफ पॉकेट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एक और ऑप्शन है इस्लामाबाद वाले के लिए, पिंडी दूर नहीं है, रावलपिंडी करीब है, उधर चले जाए, वहां पर 5% स्ट्रेट है बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर। तो वहां पर ये इस इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम नहीं है, आल्दो थोड़े से डॉक्ट्राइन ऑफ कंजम्पशन और इन चीजों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, लेकिन वो एक डिफरेंट टाइम की और डिफरेंट तरीके की बहस है। तो वो हर एंटिटी टू एंटिटी उसके सर्कमस्टेंसेस दे सकते हैं कि उनके लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस और इन चीज़ों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि पिंडी आप चले जाएं, रावलपिंडी में दफ्तर बना लें, तो एक्सपोर्ट वहां पर भी एग्जाम्प्ट है, इस्लामाबाद में जीरो रेटेड है। और रेट ऑफ टैक्स जो है वो पिंडी में तो कंफर्म 5% है, क्योंकि वो पंजाब में फॉल करता है। इस्लामाबाद में ये कंफ्यूजन हैं, सो इफ यू डोंट वांट एनी कंफ्यूजन, सो इट्स प्रोबेबली मोर फीजिबल टू मूव टू रावलपिंडी। तो बहरहाल, लेकिन मैं तो नहीं चाहता कि इस्लामाबाद से लोग मूव करें। इस्लामाबाद में खुद रहता हूँ और अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है। गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए कि ऐसे एम्बिगुअस लॉज ना बनाए, ऐसे एम्बिगुअस चीज़ें ना करें जिससे लोगों को ऐसी परेशानी हो। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।